अस्सलामुअलैकुम दी न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं शफक शहजाद। मैं हूं बैतुल्ला सिद्दीकी। नाज़रीन, न्यूज़ रूम के आगाज़ में सबसे पहले तो हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहां फैज़ाबाद धरना केस में शेख रशीद की नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आपने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर ही क्यों की थी, 4 साल लटकाए रखा। इसके अलावा मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से जारी जो गहमा गहमी है उसकी भी बात करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बलूचिस्तान में जोड़ तोड़ का मिशन मुकम्मल करके 2 रोज़ा दौरे के बाद अब लाहौर पहुँच गए हैं, जबकि दूसरी तरफ चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में नैब टीम की तफ्तीश का अहवाल भी आपको बताएंगे। बताया जा रहा है कि 3 दिन तक तफ्तीश का ये प्रोसेस अडियाला जेल में चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही न्यूज़ रूम में आज दिन भर अहम केसेस की समातों से मुतालिक भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मुल्क की मईशत की भी बात करेंगे, क्योंकि IMF से मुज़ाकरात के अलावा स्टॉक मार्केट और डॉलर की आज की सूरत हाल के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है, तो इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। और साथ ही साथ एक और अहम तरीन मामला गज़ा का। गज़ा में जारी इसराइली बर्बरियत थम न सकी, हर गुजरते रोज़ हालत अबतर होती जा रही है, तो इस सारी सिचुएशन पर यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो इस वक्त गहमा गहमी है, कप्तान बाबर रहेंगे या नहीं रहेंगे, और इंडिया जो इस वक्त न्यूजीलैंड के साथ कर रहा है उसको हम कैसे भूल सकते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। कोहली ने फास्टेस्ट 50 100 की कर ली है और उसको भी डिस्कस करेंगे। और शराज अय्यर जो है वो इस वक्त अपने 100 के बिल्कुल करीब हैं, तो मामलात बड़े नाजुक हैं न्यूजीलैंड के लिए। और क्या एक बार फिर होम कंट्री जो है वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं जीतेगी, इस तरह के कुछ सवाल हम अपने पैनल से पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामले को डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पर फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस की आज के रोज़ समात हुई। इंतहाई अहम नौयत का ये मामला है। अटॉर्नी जनरल शेख रशीद के वकील और ख़ुद शेख रशीद अहमद अदालत में आज पेश हुए। शेख रशीद की दरख्वास्त वापस लेने पर अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर ही क्यों की थी, 4 साल इसे लटकाए रखा। ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया है तो नज़रसानी दायर कर दी जाए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कमीशन जिसे बुलाए और वो ना आए तो कमीशन उसे गिरफ्तार भी करवा सकता है। 60 दिन के अंदर कमीशन की रिपोर्ट आएगी, इसे हम देख लेंगे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कमीशन को इख्तियार है कि वह साबिक वज़ीर आज़म, DG, ISI समेत किसी को भी बुला सकता है। अदालत ने हुक्मनामा भी जारी कर दिया। अदालत ने समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। तो ये सारा मामला है, जो समाअत है वो 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। दूसरी जानिब फैज़ाबाद धरना केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी सामने आए हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि सबको मालूम है कौन सब कुछ करवा रहा था, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं। मजीद कहा कि पाकिस्तान मजाक तो नहीं, मुल्क को मजाक ना बनाया जाए। पूरे मुल्क को नचवाया, फिर ऊपर से हुक्म आया नजरसानी दरख्वास्त वापस ले लें। मजीद रिमार्क्स दिए कि जजेस समेत सब लोग काबिल एहतसाब हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ऐसा तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी बाहर से कंट्रोल हो रही है और अदालत में सच कोई नहीं बोलता। किसके कहने पर दरख्वास्त दायर की, नाम कोई नहीं ले रहा, नफ़रतें फैलाकर फिर लोग खुद पीछे हट जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा सड़कें बंद करने और इमलाक जलाने वालों को हीरो कहा जाता है। इंतहाई अहम नौयत का मामला, और आज के दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में जो अहम नौयत के रिमार्क्स दिए वो आपके सामने हैं। फैज़ाबाद धरना केस में आज के दिन चीफ जस्टिस ने शेख रशीद अहमद को रोक दिया। अदालत ने शेख रशीद की नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की। मुल्क की मज़ीद खिदमत करेंगे अगर मौका मिला तो क्या, या घर बैठ कर अल्लाह अल्लाह करने का फ़ैसला कर लिया है। चीफ जस्टिस ने शेख रशीद अहमद से ये सवाल पूछा, इस्तिफ़सार किया। शेख रशीद जवाब देने के लिए जब रोस्ट्रम की तरफ बढ़े तो चीफ जस्टिस ने रोक दिया। हम आपसे नहीं आपके वकील से बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने यह कहते हुए शेख रशीद अहमद को रोस्ट्रम पर आने से रोक दिया। और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा सोशल मीडिया पर लोगों को झूठी खबरें बनाने का शौक़ है। मैं कलमे की कसम खाकर कहता हूँ मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैं पुलिस समेत सबको माफ़ करता हूँ। क्या हाल है सर? तूने फोन ही नहीं किया। कितनी दफ़ा तो कॉल किया आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सोए में थे, मुझे जो बताया स्टाफ ने। शेख साहब चिल्ला पूरा हो गया? चिल्ला पूरा हो गया लेकिन असरात अभी तक है। शेख साहब तुम जिन चिल्ले जो कटन गए थे कि जिन अपने पाण गए थे, चिल्ले के बाद लोगों पे, चिल्ले के बाद पर्चे खत्म होते हैं, आपसे फ्री हो गए। तो शेख रशीद अहमद बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, तशद्दुद उन पर नहीं हुआ लेकिन उन्होंने पुलिस वालों को माफ़ कर दिया। खैर,
दूसरी जानिब फैज़ाबाद धरना केस वफाकी हुकूमत ने फैसले पर अमल दरामद के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया है और फैसले पर अमल दरामद के लिए बनाए गए कमीशन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कमीशन की सरबराही IG रिटायर्ड अख्तर अली शाह करेंगे। 3 रुकनी कमीशन है ये, जिसमें साबिक IG ताहिर आलम खान और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान शामिल हैं। इंक्वायरी कमीशन फैज़ाबाद धरना के मुहर्रकात की तहकीकात करेगा। इंक्वायरी कमीशन तहरीक लब्बैक की गैर कानूनी माली इमदाद करने वालों की भी निशानदही करेगा। धरने के हक़ में फतवा और बयानात जारी करने वालों की भी निशानदही की जाएगी। तो फैज़ाबाद धरना उसमें कौन कौन सहूलतकार था या किस किस ने उसमें मज़ीद कंट्रीब्यूट किया अपने फतवे के ज़रिए, बयानात के ज़रिए, या फाइनेंसिंग कौन करता रहा, इन सारे मामलात को भी ये कमीशन देखेगा। फैज़ाबाद धरना केस का पस मंज़र क्या है, ज़रा आपको क्विकली ये भी बताते हैं। 5 नवंबर 2017 को TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के फैज़ाबाद इंटरचेंज पर धरना दिया। ये धरना इंतखाबी हलफनामे में ख़त्म नबूवत के मामले पर मुतनाज़ा तरमीम के ख़िलाफ़ था। हुकूमत ने धरना मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ 25 नवंबर को ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के ख़िलाफ़ TLP ने मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरे शुरू कर दिए। इन मुजाहरों से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। 27 नवंबर को, अलबत्ता 27 नवंबर 2017 को जो वज़ीर क़ानून थे जाहिद हामिद, उन्हें हटाया गया तो ये मामला कुछ संभला। TLP के गिरफ्तार कारकुनों को भी रिहा किया गया, जिसके बाद ये धरना ख़त्म कर दिया गया। और इस तरह से ये फैज़ाबाद धरना है जिसकी अब खोज लगाई जा रही है कि इसे इनिशिएट किसने किया, लोगों को सड़कों पर कौन लाया, कौन फ्यूलिंग करता रहा इस सारे मामले की। लेट्स सी ये कमीशन कितना जल्दी नतीजे पर पहुंचता है। बिल्कुल उबैद, ऐसे ही और यहाँ पर ये जानना भी बहुत अहम है कि फैज़ाबाद धरना केस में अदालत ने क्या फैसला दिया था। तो अदालत का फैसला बताते चलिए अपने नाज़रीन को कि सरकारी इदारों के मुलाजमीन पर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का इल्ज़ाम था। इसके अलावा अदालत ने हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया था। सिक्योरिटी और खुफिया इदारों को अपने दायरे इख्तियार में रहने की हिदायत की गई। इसके साथ ही साथ अदालत ने सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान को वज़ारत दिफा के तवस्सुत से हुक्म दिया। अदालत का हुक्म था कि हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें। अदालती फैसले में क्या कहा गया? आईन पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों को सियासी जमात की हिमायत से रोकता है। सिक्योरिटी इदारों को अपने मैंडेट से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ना ही चैनल्स और अखबारात के नशर व इशाअत में मुदाखलत का इख्तियार है। हुकूमत या कोई भी खुफिया इदारा इजहार राय की आज़ादी पर कदगन नहीं लगा सकता। तो ये वो फैसला है जो अदालत ने जारी किया था, लेकिन इस फैसले के अमल दरामद को लेकर भी अब सवालात उठ रहे हैं और जो नज़रसानी के मामलात आए थे वो तो खैर पिटिशनर्स खुद ही रिवर्स करते नज़र आ रहे हैं। आज के दिन की कार्रवाई को मज़ीद इन डेप्थ समझ लेते हैं। शबीहा नकवी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करती हैं PNN के लिए। शबीहा, आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल बताइए और ये बताइए कि अब दरख्वास्त गुजार रह कितने गए हैं, कितनी दरख्वास्तें वापस हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, फैज़ाबाद धरना केस में जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी वो जितने भी फ्री कैन थे, जिसमें IB, वफाकी हुकूमत, MQM, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एजाजुल हक समेत जो सारे फ्री कैन थे उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली थी। जबकि शेख रशीद की जानिब से भी जो दरख्वास्त वापसी की जो इस्तदा की गई थी उस पर शेख रशीद के वकील मौजूद नहीं थे, जिस पर अदालत ने उनको नोटिस किया था। और आज जो है शेख रशीद खुद आए थे सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने भी जो है दरख्वास्त अपनी वापस ले ली है, जिस पे वापस लेने की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी है। ताहम चीफ जस्टिस ने शेख रशीद की दरख्वास्त वापस लेने पर बरहमी का इजहार भी किया और उन्होंने कहा कि ये कोई मजाक नहीं है कि जब दिल चाहा दरख्वास्त दायर कर दी और जब दिल चाहा वापस ले ली। बताया जाए कि किसके कहने पर जो है दरख्वास्त दायर की गई थी। इस पर शेख रशीद ने कहा कि मैंने खुद दायर की थी। ताहम चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पाकिस्तान कोई मजाक नहीं है, हर इदारे को अपने हिसाब से काम करना चाहिए। इसके साथ उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने जो एक कमीशन बनाया था हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी कमीशन, उसका नोटिफिकेशन भी जमा करवाया। जबकि जो हमने पिछली समाअत में देखा था कि हुकूमत की तरफ से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था और इंक्वायरी कमीशन बनाने की हिदायत की थी। तो आज जो उसका नोटिफिकेशन है वो अटॉर्नी जनरल की जानिब से जमा करवाया गया और उसमें बताया गया कि उसमें एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और 2 साबिक जो IGs हैं वो उसके मेंबर होंगे। जिस पे चीफ जस्टिस ने पूछा कि वजारत दिफा से कोई मेंबर नहीं होगा, तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम सूबे और जो वफाकी हुकूमत है वो पाबंद है कि वो कमीशन से ताउन करे। ताहम कमीशन पे जो है वो इब्सार आलम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि कोई भी कमीशन से इस्तिस्ना किसी को हासिल नहीं है। जिन लोगों को नामजद किया गया है कमीशन उनको बुलाएगा तो उनको आना पड़ेगा।
जाएगा वरना गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि 60 दिन के अंदर कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाएगा और फिर हम इस रिपोर्ट को देखेंगे। ताहम जो केस की समाअत है वो 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। 22 जनवरी तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। 60 दिन में एक इंक्वायरी कमीशन अपनी रिपोर्ट अदालत को देगा और लेट्स सी ये इंक्वायरी कमीशन किस नतीजे पर पहुंचता है। बहुत शुक्रिया शबिया नकवी, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रही थी। यकीनी तौर पर इंतहाई अहम नौइयत का मामला है और इस सारी सूरत हाल को केटर करने के लिए और इसको समझने के लिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अदालत ने जो फ़ैसला दिया था, एक तो उस पर अमल दरामद से मुतालिक पूछगछ हो रही है, साथ ही साथ जो नज़रसानी के लिए लोग आए थे अदालत की तरफ, उन्होंने अपनी दरखास्तें खुद वापस ले ली, जिस पर अदालत ने भी हैरानी का इजहार किया है कि ये आए क्यों थे और अब ये वापस क्यों जा रहे हैं। खैर, एक इंक्वायरी कमीशन है जो इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट करेगा और 22 जनवरी को मज़ीद समाअत होगी। सो लेट्स सी 22 जनवरी तक क्या कुछ होता है। अब हम जरा सियासी जो हिलजुल है, गहमा गहमियाँ, उसका जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ये नवाज शरीफ बलूचिस्तान में जोड़ तोड़ का मिशन मुकम्मल कर चुके हैं। हाजी लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत दे दी गई है। नवाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे के बाद लाहौर पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, सरदार अयाज सादिक भी हमरा हैं। नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर चेयरमैन PTI पर लफ्जी गोलाबारी भी की। कहा कि बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। कहाँ गई तब्दीली, आवाम को पूछना चाहिए। नए पाकिस्तान में हमारे शुरू किए मंसूबे भी रुके रहे। हमारी हुकूमत ख़त्म ना होती तो गुर्बत पसमानदगी ख़त्म होती। अब हमारा एजेंडा सिर्फ सड़कें बनाने तक महदूद नहीं होगा। आवाम को बिजली के महंगे बिलों से आज़ाद करना चाहते हैं। तरक्की के लिए स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। तो सड़कों से ज़्यादा काम होगा, महंगे बिलों से खुलासी होगी और साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम है। जबकि चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने जेलें काटी, मुश्किलात और जुल्म जबर बर्दाश्त किया, मगर मुत्तहिद रहे। जुल्म और दबाव के बावजूद मुस्लिम लीग नून का कोई रुकन भी नहीं टूटा। मुस्लिम बतौर जमात मुत्तहिद रही है, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तकलीफ़ों के बावजूद, जुल्म के बावजूद, जबर के बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। उसका एक वर्कर नहीं टूटा। उसके लीडर्स जो हैं उन्होंने अपनी जान पर मुश्किलात बर्दाश्त की, जेलें बर्दाश्त की, झूठे मुकदमे बर्दाश्त किए, लेकिन जमात नहीं टूटी। जमात मुत्तहिद रही है। इस वजह से कल अल्लाह ताला ने ये जो कामयाबी हमें कल दी है, ये उसका भी समर है। जो जमात की कुर्बानियाँ, उस सब का समर हमने कल देखा। और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को छोटा भाई करार देते हुए कहा कि हमने 16 माह साथ काम किया है, हमें पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। पीटें और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें और एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरबानों में झांकें और एक बेलाग तजिया करें कि कहाँ हमसे गलतियां हुई और कहाँ हमने एक दूसरे के साथ ज्यादती की। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठकर एक ठंडे दिल के साथ और दिलजमी के साथ और पुख्ता सोच के साथ हमें इन मसाइल को हल करना होगा। ठीक है जी, बिलावल तो शिकवे शिकायतें कर रही हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की जानिब से मुफाहमती सा बयान सामने आया है। दूसरी जानिब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का बयानिया लंदन छोड़ आए और शहबाज शरीफ ने जरदारी साहब से मुताल्लिक बयानात पर माफ़ी मांगी थी। चेयरमैन PTI का रवैया हद तक आमेज था, हाथ नहीं मिला सकते। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान पहले डेरा इस्माइल खान की नशिस्त बचाएं। लाड़काना से PP की सीट का ख्वाब पूरा नहीं होगा। 8 फरवरी के बाद नंबर गेम देख कर ही हुकूमत साजी का फैसला करेंगे। मेयर और डिप्टी मेयर ओथ भी ले रहे हैं और बाकी जो हमारे मेयर और डिप्टी मेयर मुख्तलिफ ज़िलों में और इलाकों में जो हुए हैं, तहसील के हुए हैं, वो भी ओथ ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान का जवाब दिया। वो कहते हैं कि हमें ना ही छेड़ें तो बेहतर है। आपने सवाल उठाया तो जवाब भी सुन लें। मेरे ख़ानदान या मैंने कभी मुंह नहीं छुपाया और ना ही अंग्रेज़ अयूब ख़ान और याया ख़ान की खुशामद की है। और ये ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान है। पार्टी हमेशा आवाम दोस्ती का सबूत देकर आगे बढ़ी है। ताकत का सरचश्मा अवाम है। अब मुकाबले का वक्त आ गया है। IJI की तर्ज पर चाल शुरू हो चुकी है।
पार्टी ने हमेशा की तरह जमहूरियत को बचाने, आइन को बचाने और अवाम दोस्ती का सबूत देते हुए आगे बढ़ी है। अगर हम जलसे कर रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि हम इस चीज़ को मानते हैं दिल से कि ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम है। लोगों ने इस चीज़ को माना कि अब मुकाबले का वक्त है, इम्तिहान का वक्त है और इम्तिहान के वक्त में कोई पीछे नहीं हटेगा। और वफाकी काबीना ने नज़रसानी शुदा हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक हज पॉलिसी पर 3 रुकनी वजारती कमेटी के सिफारिशात पर तब्दीलियों की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना का इजलास निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत हुआ है। तो ये नज़रसानी शुदा जो पॉलिसी है उसकी मंजूरी हो चुकी है। हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी गई है और इस सिलसिले में जो तजावीज़ थी ज़ेली कमेटी की, उनमें से जो अप्रूव हुई हैं उन्हें आज वफाकी काबीना ने जो है दोबारा मंजूर किया है और जो सजेशंस थी जिन्हें टेकअप किया गया था ज़ेली कमेटी की जानिब से वो फिर आज मंजूर हुई हैं। तो इस तरह से हज पॉलिसी 2024 की बाकायदा तौर पर आज काबीना ने मंजूरी दे दी है। सिद्दीक साजिद हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी सिद्दीक, अपडेट कीजिए। आज बाद तरामीम के साथ नजर सानी शुदा हज पॉलिसी 2024 की वफाकी काबीना ने मंजूरी जो है वो दे दी है और हज पॉलिसी पर 3 रुकन जो वजारती कमेटी की सिफारिशात थी उस पर तब्दीलियों की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत वफाकी हुकूमत का साबिक पैकेज के मुकाबले में कदर कम अखराजात का पैकेज जो है वो मुतारफ कराया जाएगा। सरकारी स्कीम के तहत 1 से 1.5 लाख हज अखराजात कम होने की तजावीज़ जो थी शामिल थी, उनकी भी मंजूरी हो गई है। साथ ही साथ हज पॉलिसी में पहली मरतबा मकतब बी और सी के भी अकामी प्लस सहूलत हासिल हो सकेगी और ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुश्किलात के पेश नज़र 20 रोज़ की जो हज पैकेज स्कीम थी वो भी मुतारफ करा दी गई है और स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 25,000 जो ख्वाहिशमंद होंगे उनको वो कुरानदाजी से मुस्तस्ना होंगे और पहली मरतबा हज स्कीम के तहत एक फैमिली को अलग अकोमोडेशन की सहूलत भी मुतारफ कराई गई है और वफाकी काबीना ने आज इसकी जो है वसूली तौर पर मंजूरी दे दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। खबर यह भी है कि नैब टीम की चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में तफ्तीश जारी है। तफ्तीशी टीम में नैब के 2 अफसरान और 2 प्रोसिक्यूटर्स हैं। नैब टीम 3 रोज़ तक अडियाला जेल में तफ्तीश के इस मरहले को आगे बढ़ाएगी, तफ्तीश करेगी। नैब टीम की तफ्तीश के बाद फरीकैन को दोबारा भी सुना जाएगा। तो अडियाला जेल में कैद साबिक़ वज़ीर आज़म, चेयरमैन PTI, जिन पर 190 मिलियन पाउंड का मामला है, इसके अलावा तोशाखाना केस में भी उनके वारंट जारी हुए हैं। तो अब तफ्तीशी टीम जो है वो 3 रोज़ तक तफ्तीश करने जा रही है साबिक़ वज़ीर आज़म से और इस सिलसिले में 2 अफसरान नैब के 2 प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो पहुँचे हैं अडियाला जेल। 3 दिन तक ये प्रोसेस यूँ ही चलेगा। इसी पर मज़ीद बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा PNN आदिल सईद अब्बासी ने। आदिल, इस सारी कार्रवाई का अहवाल बयान कीजिएगा। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल था नैब की जानिब से वो उसमें दरख्वास्त दी गई थी। जो वारंट्स हैं उनकी तकमील के लिए अदालत से रुजू किया गया था। अब जो जज मोहम्मद बशीर हैं उनकी अदालत से रुजू किया गया था। उसके बाद वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया और अदालत जो है वो मूव की गई थी अडियाला जेल में और अडियाला जेल में अदालत लगाई गई थी जहाँ पर इसके केस की समाअत हुई। गिरफ्तारी डाली गई थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नैब की जानिब से और उसके बाद जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत से रुजू किया गया था और 10 रोज़ की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में नैब की जानिब से ये इस्तदा की गई थी, जिसके बाद जो अदालत है उसने फ़ैसला महफूज किया था और फैसला सुनाया था कि गुज़िश्ता रोज़ ये फैसला सुनाया गया था कि जो जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त है उसको पेंडिंग रखा गया था और 3 दिन के लिए कहा गया था अदालत की जानिब से कि नैब अगर तफ्तीश करना चाहे चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तो वो अडियाला जेल में तफ्तीश कर सकती है। लिहाजा 3 दिन बाद अब 17 नवंबर को दोबारा इस केस पर समाअत होगी और जिस्मानी रिमांड की जो दरख्वास्त है उस पर दलाइल दिए जाएंगे। नैब की जानिब से भी दलाइल दिए जाएंगे और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से भी दलाइल दिए जाएंगे। उसके बाद जिस्मानी रिमांड के हवाले से फैसला जो है वो किया जाएगा 17 नवंबर को। तो 3 दिन के लिए ये पेंडिंग रखी गई थी दरख्वास्त और अदालत ने कहा था कि नैब जो है वो तफ्तीश कर सकती है। लिहाजा आज नैब की टीम जो है वो अडियाला जेल
जेल इस वक्त पहुंच चुकी है और इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तफ्तीश की जा रही है। नैब प्रोसिक्यूटर्स जो है वो भी मौजूद हैं अडयाला जेल में और नैब की टीम जो है इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ से अडयाला जेल में तफ्तीश कर रही है। ठीक है, नैब की टीम इस टाइम अडयाला जेल में चेयरमैन PTI से तफ्तीश करी और 17 नवंबर को दोबारा समाअत होगी और उसके बाद ही फिर फैसला किया जाएगा जिस्मानी रिमांड के हवाले से। बहुत शुक्रिया आदिल सईद अब्बासी, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया इस सारे सूरत हाल के हवाले से। और इसके अलावा साइफर केस में भी शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात बरकरार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर रखा था। तो शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत के हवाले से ये जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। उधर तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की ज़मानत बहाल हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में दरख्वास्त गैर मौसर करार पाई है। अदालत ने अदम पैरवी पर दोनों ज़मानतें खारिज की थी। चेयरमैन PTI ने एहतसाब अदालत का फैसला चैलेंज किया था। तो तोशाखाना केस में जिसमें वारंट जारी हुए उसमें ज़मानत बहाल हुई है और दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड के केस में गिरफ्तारी क्योंकि टल चुकी है तो वहाँ पर ये गैर मौसर है। 190 मिलियन पाउंड का ही स्कैंडल है और इसमें एक और मुलजिमा है बुशरा बीबी। उनकी उबूरी ज़मानत में अलबत्ता तोसी हुई है। एहतसाब अदालत ने 17 नवंबर तक उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया है। बुशरा बीबी की जानिब से भी कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। कहाँ हैं बुशरा बीबी के वकला? जज ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया, कोई आया नहीं है तो फिर समाअत जुम्मे को रख लें, जज साहब की जानिब से ये कहा गया और यूँ ये समाअत मुलतवी हो गई। तो 190 मिलियन पाउंड का केस है जिसमें स्टेटस बदला है बुशरा बीबी का। पहले ये गवाह थी, अब मुलजिमा है, तो ज़मानत हासिल कर रखी है इन्होंने। 17 नवंबर तक अब इन्हें इस्तिस्ना होगा कि इन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। अदालतों की बात हो रही है तो अदालतों में बाकी लोगों के भी मुकदमात हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 से ज़ेर समाअत तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदलिया मुखालिफ तकारीर की जो दरख्वास्त है वो अदम पैरवी पर खारिज की है। साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त एक शहरी ने दायर की थी और इस शहरी की दरख्वास्त पर अदम पैरवी की बुनियाद पर आज ये मामला ख़त्म हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अफसरान के ओहदों के साथ साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दिया। कहा साहब का लफ्ज़ सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन को एहतसाब से बालातर बनाता है। अफसरान के ओहदों के साथ साहब का लफ्ज़ आज़ादी के हुसूल की बुनियाद की नफ़ी करता है। 10 साला बच्चे के कत्ल के मुलजिम की ज़मानत मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, कोई चचा अपने भतीजे को किसी गैर के साथ कैसे जाने दे सकता है? सबसे नाक़िस तफ्तीश KP पुलिस की होती है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जो कारकर्दगी है उससे मुतालिक भी सवाल उठाया और ये रिमार्क्स पास किए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। वर्ल्ड कप के हवाले से बात करते हैं और उसके अलावा जो PCB में क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करते हैं। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से कप्तान बाबर आजम की मुलाकात ख़त्म हो गई। कज़ाफ़ी स्टेडियम से निकलने पर क्लब क्रिकेटर्स ने भी बाबर आजम की गाड़ी को घेर लिया। क्रिकेटर्स की जानिब से बाबर आजम के हक़ में नारेबाजी भी की गई है। तो आज बुध के दिन ये मुलाकात मुतवक्किल थी और फिर ये मुलाकात हुई जो कि उसके बाद ख़त्म हो गई है। लेकिन मुलाकात की अंदरूनी कहानी अभी सामने नहीं आई है। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आए ना आए, लेकिन ये देखें कि बाबर आजम जो हैं वो किस तरह से कल उन्होंने कहा कि वो कप्तानी छोड़ देंगे तो साबिक क्रिकेटर्स ने फौरी तौर पे कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज ये जो क्लब क्रिकेटर्स हैं ये बाबर आजम की गाड़ी के गिर जमा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो बेसिकली ये अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना है कि इन नारों के ज़रिए उसने चलना है, इस नारेबाजी से मरूब हो के उसने बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखना है, या फिर जो कारकर्दगी है और मामलात हैं उसकी बुनियाद पर क्लब क्रिकेटर्स को भी चाहिए था कि ये अगर नारेबाजी का उनका जोश जुनून और वलवला है तो वो किसी सियासी जलसे में जाके ये काम कर लेते। लेकिन जो क्रिकेट है जिसे बेसिकली किसी भी सियासत से आज़ाद होना चाहिए, सोचना भी मना है, जैसे ट्रेंड से भी आज़ाद होना चाहिए, उस क्रिकेट के साथ अगर नारे और वावेला होगा और हल्ला गुल्ला होगा और इस सारी सूरत हाल में अगर कोई कप्तान बरकरार रखा जाएगा तो ये यकीनन अच्छी बात नहीं है। क्रिकेट में कम अज़ कम सियासत नहीं होनी चाहिए। चौधरी अशरफ साहब हमें ज्वाइन करें, ज़रा उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या मामलात हैं, हुआ क्या है मुलाकात में। चौधरी साहब, एक तो ये नारेबाजी वाली सूरत है, इससे पता ही चलता है कि क्रिकेट बोर्ड के गेट पे जब नारे लगाए जाते हैं तो मैसेज बाबर आजम को नहीं दिया जाता, अंदर वालों को दिया जाता है कि इस तरफ आए तो सोचना भी ना। तो ये नारों वाला वाक़या भी बताइए, और दूसरा मुलाकात में क्या हुआ है?
चौधरी साहब ने बात की कि नारेबाजी जो करनी है गेट के बाहर जो हो रही है, उसका मतलब यही होता है कि गेट के अंदर पैगाम देना कि बाबर आजम की फैल फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो आज अगर मैं बात करूं तो आज सुबह से ही पहले भी फैन फॉलोइंग के चक्कर में हम लोग एक ब्लंडर मार चुके हैं। ऐसे पहले जो टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर हैं उनको तलब किया और उनसे जवाब सवाल किए। उसके बाद टीम के हेड कोच हैं ब्रैडबर्न, उनसे मुलाकात की और उनसे पूछा गया। इसके साथ साथ टीम के मैनेजर रेयानुल हक हैं, उनसे भी रिपोर्ट ली गई और उस पर काफ़ी देर 3 घंटे से ज़ायद वक्त तक इनके साथ मुलाकात की है चेयरमैन पीसीबी ने। और इनको तलब करने का मकसद यही था कि वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी के जिम्मेदारान का तयन किया जाए कि आखिर क्या अवामल थे जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म ना कर सकी। उसके बाद बाबर आजम के मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये बताया गया कि आज मीटिंग शेड्यूल नहीं है, लेकिन अचानक बाबर आजम बहुत तेज़ी के साथ अपनी गाड़ी में नेशनल क्रिकेट अकेडमी आते हैं और वहाँ से अभी थोड़ी देर ही वहाँ अकेडमी में क्याम करते हैं। तो उसके बाद चेयरमैन पीसीबी वहाँ से नेशनल अकेडमी से बाबर आजम को लेकर पीसीबी हेडक्वार्टर आ जाते हैं। जो मेरे अकब में आप देख रहे हैं पीसीबी हेडक्वार्टर के मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर कुछ 1.5 घंटे बाबर आजम की मुलाकात रही और बाबर आजम ने टीम की कारकर्दगी के हवाले से मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया और उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि पीसीबी अगर इस हवाले से कोई भी मजीद फैसला करेगा तो बाबर आजम को वो कबूल होगा। लेकिन बाबर आजम जब चेयरमैन पीसीबी के साथ मुलाकात करके बाहर निकले तो यहाँ पर जो मकामी क्लब क्रिकेटर्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बाबर आजम के हक में नारेबाजी की और बाबर आजम को बाबर इलेक्शन लड़ रहे हैं? को भी घेर लिया है। बाबर ने इलेक्शन लड़ना है? इलेक्शन कप्तानी का इलेक्शन उबैद, ये कप्तानी का इलेक्शन ही है कि अभी अगर कुछ फैसला होता है तो बाबर आजम कप्तान बरकरार रहते हैं या नहीं रहते, इस बात का नहीं चौधरी साहब, अगर नारे लगाने से हमने किसी को कप्तान बनाना है, नहीं अगर नारे लगाने से और फैन फॉलोइंग से किसी को कप्तान बनाना था तो फिर शाहिद आफरीदी क्रिकेट टीम के कप्तान रहते और ताउम्र रहते। ठीक है, आप बाबर आजम के नारे लगवा कर अगर उसे क्रिकेट टीम का कप्तान बरकरार रखना चाहते हैं तो ये फिर बोर्ड किस तरह से फैसले ले रहा है? ये मतलब ये फॉर द बेटर गुड तो नहीं हो रहा है, क्रिकेट के लिए तो नहीं हो रहा। जगह पे करने उबैद ये बात याद रखनी चाहिए कि बाबर आजम श्रीलंका में गया तो हजारों की तादाद में उनके फैन उनके पीछे थे। बाबर आजम इंडिया में गया तो इंडिया में बड़ी तादाद में फैन बाबर आजम के फैन हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैन नहीं है। ये बाबर आजम का भला रंज करता है तो दूसरी जानब बाबर आजम के फैंस भी उसे पसंद करते हैं। ये अलग बात है, लाइकिंग डिसलाइकिंग बोर्ड में भी हो सकती है, बोर्ड के बाहर भी हो सकती है। लेकिन बाबर आजम ने आज अपनी रिपोर्ट जो है वो अब पाकिस्तान क्रिकेट को बोर्ड को पेश कर दी है। ऐसी खबरों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक नहीं की कि बाबर आजम कप्तानी छोड़ रहा है, ऐसी बातों में कोई तस्दीक नहीं की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जी जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो पीसीबी की जो कमेटी है क्रिकेट कमेटी, तो हम खैर कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये बोर्ड खुद आर्जी है, इसने क्या मुस्तकबिल के फैसले करने हैं, ये अभी अपना टाइम पूरा करने के लिए कुछ मुनासिब से फैसले करेगा। खैर लेट्स सी, बाबर कहीं नहीं जा रहे हैं मेरा अंदाज़ा है। चौधरी साहब आप इसको निगेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे से में ज्वाइन किया। और ये वो मंजर है नारेबाजी का कि जब बाबर आजम के जो फैंस हैं, क्लब क्रिकेटर्स हैं, ये यहाँ पहुँच गए और बाबर आजम के हक़ में ये नारे लगाते रहे। बाबर एक अच्छे बैटर हैं लेकिन एज अ कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस क्या है इसको लेकर बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। तो क्रिकेट बोर्ड को उनकी बैटिंग कारकर्दगी अलग रख के और उनकी कैप्टनसी को अलग रख के देखना होगा और फिर फैसला करना होगा। नारे तो किसी के लिए भी लग जाते हैं इस मुल्क में। ऐसा ही अब भारत की बात भी कर लेते हैं कि भारत पर भी कुछ इल्ज़ामात लगे हैं। भारत पर पहले सेमीफाइनल मैच में पिच तब्दील करने का इल्ज़ाम, भारत ने कीवी से मैच के लिए पिच तब्दील कर दी। बरतानवी जरीदा भारत ने ICC मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। ये एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये सब बताया गया है। सेमीफाइनल ऐसी पिच पर होना है जो पहले ही 2 बार इस्तेमाल हो चुकी है। भारतीय बोर्ड ने ICC की इजाज़त के बगैर ही पिच तब्दील कर दी है। तो खैर ये होस्ट कंट्री है और जिस तरह से इंडिया के बॉलर्स परफॉर्म कर रहे थे, ये मसला तो चला आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि इंडिया जो है वो इतना डोमिनेट कर रहा है, अपने 9 मैचेस में से कोई एक मैच नहीं हारा और उसके बाद उसका बैटिंग अटैक भी चल रहा है, उसके बॉलर्स भी चल रहे हैं, जिसे देखो वो परफॉर्म कर रहा है। तो ये है वो ज़राए
कि जिसके ज़रिए से ये सारा काम हुआ है। इस तरह से इंडिया ने अपना क्रिकेट वर्ल्ड कप मैनेज किया और वैसे भी 2011 से ऑनवर्ड जो है वो एक होस्ट कंट्रीज़ का दौर चला आ रहा है कि जिसमें होस्ट कंट्री क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतती है। सो लेट्स सी इस बार इंडिया किस तरह से जीतता है, मेरिट पे जीतता है या मैनेज करके जीतता है। इसके अलावा आम इंतखाबात की अगर हम बात करें तो आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक बड़ी पेशरफ सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की छपाई शुरू कर दी है। प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से कागजात नामजदगी छपाई का अमल जारी है। इंतखाबी शेड्यूल से कबल कागजात रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये सब बताया गया है। खैर हतमी अशात का मामला चलेगा और उसके बाद फिर डेफिनेटली लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं जब इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो जाएगा। सो उसके लिए इलेक्शन कमीशन अपनी कोशिशें तेज़ कर चुका है। दूसरी तरफ मेल मुलाकातें भी हो रही हैं क्योंकि इस सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने निगरानों ने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस सिलसिले में निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात हुई। उन्होंने हाल ही में चार्ज संभाला है। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह की सूबे में इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। सिकंदर सुल्तान राजा ने ये रिक्वेस्ट की है, हिदायत की है। इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए जल्द सूबे का दौरा करेंगे, सिकंदर सुल्तान राजा ने ये भी बताया है। तो इस तरह से सिंध में भी मिल मुलाकातें हुई, पंजाब के भी निगरान वज़ीर आला से हुई, फिर निगरान वज़ीर आज़म से भी और अब KP के निगरान वज़ीर आला से भी सिकंदर सुल्तान राजा साहब मिले हैं। हम आपसे एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। तैयार रहो अगर करना है। डोजियर आया है उसमें बड़ा क्लियर है कि किस तरह से इंडिया जो है वो सरकारी सतह पर जो नॉन हिंदूज़ हैं उन्हें क्रश कर रहा है। सो लेट्स सी इसमें से क्या कुछ हो सकता है। सैयद मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर मामलात ये ऐसा नहीं है कि पहली बार सामने आए हों और ये पहला डोजियर हो जो बना हो, तैयार हुआ हो, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जब मणिपुर में गिरजाघर जल रहे थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी दुनिया भर की बोल रही थी, तब भी इंडिया पर कोई दबाव नहीं आया और ना कभी आया है इससे पहले भी। सिखों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हों या मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो, ये एक नया डोजियर क्या कंट्रीब्यूट कर जाएगा, क्या इससे अचीव हो सकता है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा। हम जिस दुनिया में जिंदा हैं वो फेयर नहीं है, इक्वल नहीं है, जस्ट नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन वी हैव टू डू अवर बेस्ट कि हम हकायक को सामने लाएं, इसलिए ताकि जो आलमी इदारे हैं और आलमी फोरम्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर डाला जाए और साथ ही साथ उनकी क्रेडिबिलिटी को भी टेस्ट किया जाए, ताकि अगर उनकी तवक्कुआत पाकिस्तान से खुसूसी तौर पे मुख्तलिफ होती हैं तो फिर हम उसके ऊपर भी एक हकीकत पसंदाना अंदाज से लाहे अमल मुरतब कर सकें। जहां तक भारत का ताल्लुक है तो भारत के हवाले से 4 चीजें मैं मुख्तसरन आपको फैटफ के हवाले से बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस प्रोसेस में पाकिस्तान के हवाले से इन्वॉल्व भी रहा हूँ। पहली बात यह है कि देखें, पाकिस्तान आप जानते हैं कि बहुत एक्सटेंसिव फैटफ के रिव्यू से कामयाबी से गुजरा। हालांकि भारत ने उसके ऊपर सियासी अंदाज में असरअंदाज होने की बहुत कोशिश की। तो इससे ये चीज भी साबित होती है कि जो आलमी बरादरी के हवाले से जो बयानिया मुरतब किया जाता है, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग का, WMD प्रोलिफरेशन, उन तमाम मामलात को हमने कामयाबी से दुनिया के सामने इन इदारों को कन्विंस किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके नतीजे में हम ग्रे लिस्ट से निकले। अब हम आते हैं भारत की तरफ। देखें, भारत की तारीख और तर्ज अमल यकसर मुख्तलिफ है पाकिस्तान से, और 4 हकायक दुनिया के सामने ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिससे फैटफ डायरेक्टली डील करता है। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसका आपने अभी हवाला दिया कि बैनुल अक़वामी मीडिया में भी ये बातें आ चुकी हैं कि 5% जो उसका GDP है, तकरीबन $650 अरब से ज्यादा वो मालियत है मनी लॉन्ड्रिंग की भारत में। पहली बात। दूसरी बात ये है कि टेरर फाइनेंसिंग एक बहुत हसास मामला है, जिसमें अभी कल भी जो ब्लिंकन साहब हैं, अमरीकी वजीर खारजा, उन्होंने ये बात की है कि टेरर फाइनेंसिंग वाले मामले पे बहुत ज्यादा अमेरिका जोर देगा। तो टेरर फाइनेंसिंग का तो सबसे बड़ा सबूत भारत के हवाले से ये है कि भारत की जो हुक्मरान जमात है वो डायरेक्टली
आरएसएस और बजरंग दल की हौसला अफजाई इसमें सैयद मोहम्मद अली साहब, अलाउ मी टू इंटरप्ट, लेकिन ये जो आप सारा नक्शा खींच रहे हैं इसको मैं किसी और जाविये से देख रहा हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन ये जो हालिया वाक़यात कनाडा में हुए और कनाडा ने वेस्टर्न ब्लॉक ने जो प्रेशर बिल्ड किया, ये उस सिलसिले की एक कड़ी है फॉर द टाइम बीइंग इस सारे प्रोसेस को रोकने के लिए, एंड अ मैसेज टू द एलाइज कि हम इंडिया पे प्रेशर डाल रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता इससे कुछ कंसीव किया जा सकता। आप समझते हैं इसमें कुछ है? और नहीं जी, मैं समझता हूं कि इसमें काफी ये एक हमाजहत और संजीदा प्रोसेस है। मैं इसको एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी देखता हूं, खुसूसन पाकिस्तान के लिए, कि वो हकायक जो कि कानूनी तौर पे फैटफ के सामने लाए जा सकते हैं, जिसकी बेसिस पे वो भारत को हकीकत पसंदाना अंदाज में असेस करें और उसकी जो लिस्टिंग है वो उन हकायक की बुनियाद पे करें जो कि जिन हकायक का वो पाकिस्तान के साथ भी ये तवक्को करते हैं कि वो उन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। चलें देख लेते हैं। वैसे तो खुद अमेरिका जो है उसके स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आती है हर साल किस तरह से लोगों पर ज़िंदगी तंग है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर किस तरह से इंडिया काम कर रहा है, लेकिन आज तक वो भी नहीं हुआ, तजारत ज़ोरों पर है। वी डोंट हैव टाइम, वरना हम इसको फर्दर डिस्कस करते। थैंक यू सो मच। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद, तो उनका कहना ये है कि ये फैटिफ वाला मामला हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, सो लेट्स सी हम इसको किस तरह से कैश करते हैं। वेलकम बैक। और न्यूज़ रूम में अब हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाली अहम मुलाकातों की। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से कप्तान, अभी तक के कप्तान बाबर आजम से वर्ल्ड कप में कौमी टीम की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट तलब की गई थी। वो रिपोर्ट उन्होंने पेश कर दी है। कोचिंग स्टाफ, मैनेजर्स और दीगर लोग भी मिले हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट दे दी है अपनी अपनी, और चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी को ब्रीफ किया। अलबत्ता चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी बताया जा रहा है बाबर आजम के अलावा सबकी बातों से गैर मुतमईन है, अदम एतमाद का उन्होंने इजहार किया है। तो हम इस स्टोरी को ज़रा इन डेप्थ जानेंगे, समझेंगे कि अगर बाकी सब फेल हैं तो बाबर क्यों फेल नहीं है, और बाबर का मुस्तकबिल क्या है टीम में, एज अ कैप्टन वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या हो रहा है। दूसरी तरफ यकीनी तौर पर माजी के कुछ मामलात हैं जिनसे हमारा हाल और मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, और वो है फैज़ाबाद धरना केस। इसमें कौन मुलव्विस था, कौन क्या किरदार अदा कर रहा था। अदालत ने इस सिलसिले में एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया है जो कि 60 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। शेख रशीद ने भी आज बिलाखिर अपनी दरख्वास्त वापस ली और यूं अदालत ने यह दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पूछा कि आपने नजर सानी की दरख्वास्त आखिर दायर ही क्यों की थी, 4 साल इस मामले को लटकाए रखा। फिर न्यूज़ रूम में हम इलेक्शन की गहमा गहमी की भी बात करेंगे, और जो इस वक्त नील मुलाकातें हैं, कायद मुस्लिम लीग नून का ताज़ा बयान है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। मरियम साहबा क्या कह रही हैं, शहबाज शरीफ का क्या कहना है, ये सभी आज के न्यूज़ रूम का हिस्सा होगा। बिल्कुल ऐसा ही, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हम मईशत के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि IMF के हवाले से आज जो मुज़ाकरात थे उनका हतमी दौर था, तो फिर उसमें क्या पेशरफ्त हुई इस पर भी बात करेंगे। फिर दूसरी जानिब चेयरमैन PTI से अडयाला जेल में नैब टीम की तफ्तीशी टीम वहाँ पर पहुँच गए। 3 दिन तक ये प्रोसेस भी चलेगा, तफ्तीश होगी। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मामलात को रूटीन के मुताबिक आके बढ़ाएं, एक लेटेस्ट जो खबर है उसको ज़रा आप तक पहुँचाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला टांग के इलाके करीमन चंद खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। फायरिंग के इस तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक हुए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। ISPR का कहना है कि इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश और ख़ात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। मकामी लोगों ने दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकम्मल ताउन का अज़्म किया है। तो ये कार्रवाई है कि जिसमें बताया जा रहा है कि 7 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए हैं और शदीद तबादला हुआ है फायरिंग का। मामलात को समझ लेते हैं सिद्दीक साजिद से। जी सिद्दीक। जी, तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इतलात मिली थी कि जिला टांग के इलाके करीब बचल खेल में दहशतगर्द मौजूद हैं, तो फिर वहाँ पे एक खुफिया ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 7 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए, जबकि दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है, और ये जो दहशतगर्द थे ये टांग और गिरदनवा में पुलिस की हालिया टारगेट किलिंग समेत दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में भी मुलव्वस थे। इलाके में पाए जाने वाले मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो भी जारी है, और इलाके के मुकामी लोगों ने इस ऑपरेशन को सराहा है और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भरपूर ताउन का ऐलान किया है। जी ठीक है। अच्छा सिद्दीक, बताइएगा कि इस वाक़े से मुतालिक या इस ऑपरेशन से मुतालिक मज़ीद क्या बताया जा रहा है, क्या तफसील सामने आ रही है, क्योंकि फायरिंग का शदीद तबादला भी हुआ, इसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ? इस
सिक्योरिटी फोर्सेस का इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और वहाँ पर जो इलाका जिस तरह करीब मचल खेल का इलाका था टांग का, वहाँ पर ये इतलात मिल रही कि दहशतगर्दों ने खुफिया ठिकाना जो है वो बनाया हुआ है, तो उस पर जो है वो फिर ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो 7 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं। ताहम इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई जो है वो नुकसान नहीं हुआ। अभी इलाके में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है ताकि अगर कोई मुमकिन तौर पर और दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हो तो उनका खात्मा किया जा सके। ठीक है, 7 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और टांक में ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था कि जिसके नतीजे में 7 दहशतगर्द जो हैं वो अपने अंजाम को पहुँचे और बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला होता रहा है और इस वक्त भी जो क्लियरेंस ऑपरेशन है या कॉमिंग ऑपरेशन है या इसको आप जो भी इसकी टेक्निकल टर्म होती है, लेकिन बहरहाल इस इलाके में और दहशतगर्द मौजूद ना हो, उनके सहूलतकार मौजूद ना हो, इस चीज़ को चेक करने के लिए जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है उसे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान आगे बढ़ा रहे हैं और बताया जा रहा है कि एक ठिकाना भी तबाह हुआ है इसी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का और मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश और ख़ात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन हो रहा है और जो इलाका मकीन है, अहले इलाका है, वो भी अपने आज़म का इजहार करते हैं कि इस लानत के ख़ात्मे के लिए वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। ISPR का बताना है कि ज़िला टांग के इलाके करीमन खेल में ये ऑपरेशन हुआ है, 7 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। और अब एक बार फिर से क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट कमेटी से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन ज़का अशरफ ने कोचेस की कारकर्दगी पर अदम एतमाद कर दिया। ज़का अशरफ ने कहा कि कारकर्दगी अप टू द मार्क नहीं है, तब्दीली के सिवा कोई चारा नहीं। हो सकता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर नया स्टाफ मुकर्रर करना पड़े। ये भी मुमकिन है कि आप लोगों से PCB कोई और काम ले ले। तो ये कहा गया ज़का अशरफ की जानिब से, उन्होंने कहा कि जी अप टू दी मार्क नहीं थी जो कारकर्दगी थी वो कोशिश की, तब्दीली के सिवा कोई इशारा नहीं है और नया स्टाफ मुकर्रर करना पड़ेगा और हो सकता है जो पुराना स्टाफ है उनसे कोई और काम ले लिया जाए। चलें, अब पता नहीं अगर ये अपने काम के नहीं है तो इसके अलावा किस काम के हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि इनके लिए रास्ता क्या निकाला जाता है। हमने अगर डॉलर्स खर्च करने हैं तो किस तरह से इन लोगों को हमने डॉलर्स देते रहना है, लेट्स सी। लेकिन खैर इब्तदाई तौर पर अब यहाँ पर एक वो बड़ा सवाल आ जाता है ना कि अगर कोचेस की कारकर्दगी ठीक नहीं थी और फिर सिलेक्शन का मामला भी ठीक नहीं था, तो अगर सारे लोग कसूरवार हैं तो वो क्यों कसूरवार नहीं है कि जो अपनी मर्ज़ी की टीम लेके गया और उसने उन लड़कों को अपने साथ खिलाया था, यानी कि अभी तक के कप्तान बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई है चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ से और इस मुलाकात को ख़त्म हुए कुछ वक्त गुजर चुका है और क़ज़ाफ़ी स्टेडियम से निकलने पर क्लब क्रिकेटर्स ने बाबर आजम की गाड़ी को घेर लिया और क्रिकेटर्स की जानिब से बाबर आजम के हक़ में नारेबाजी भी की गई है और बताया जाता है कि ये सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा। बाबर वहाँ से निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने बाबर को घेरे में लिए रखा और नारे लगाते रहे। उमूमन इस मौके पर कोई जज्बाती गाड़ी को बोसा भी दे देता है, पता नहीं वो ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ। हमने एहतसाब अदालतों के बाहर तौर बताओ मनाजिर देखे हुए हैं, क्योंकि जहाँ नारे लगते हैं वहाँ सियासत होती है, जहाँ सियासत होती है वहाँ काम नहीं होता। अब यहाँ काम होगा यानी कि क्रिकेट होगी या यहाँ पर सियासत होगी, सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। माहौल मैंने बना दिया है, मान साहब को स्टूडियो में बुला लिया है, इसके अलावा चौधरी अशरफ साहब हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाहर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं, समझते हैं कि हो क्या रहा है। चौधरी साहब चलें आपसे शुरू करते हैं ना कि मुलाकात ख़त्म हो गई, फिर मुलाकात के बाद कोई बयान सामने नहीं आया या अभी तक आलिया रशीद साहिबा ने कोई प्रेस रिलीज़ नहीं दी, तो हम क्या समझें कि कप्तान बाबर ही हैं और क्रिकेट बोर्ड इस छत्ते में हाथ नहीं डालना चाह रही, छेड़ना नहीं चाह रही? ऐसे नहीं है। आज जो नारे लग रहे हैं सर, PCB के बाहर नारे लग रहे हैं, नारे लगे हैं, ज़रूर लगे हैं, लेकिन अब जो PCB मैनेजमेंट कमेटी है उसने अब फैसला करना है कि क्या इस कोचिंग स्टाफ को बरकरार रखा जाएगा या नहीं। लेकिन ये अंदरूनी कहानी ज़रूर सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मैनेजमेंट कमेटी को जो जिसे भारी मुआवजा दिया जाता है, इससे पूछा गया है कि आखिरकार आपको इतना पैसे दिए जाते हैं, टीम की कारकर्दगी इतनी नाकस क्यों हुई है, जिस पर बात पुरस हुई है। मिकी आर्थर ने भी तोता ब तोता जवाब दिया है, तुर्की ब तुर्की जवाब जो कहते हैं वो दिया है। और जब उसके बाद अब चेयरमैन PCB ने जब
बाबर आजम से मुलाकात थी तो बाबर आजम ने सीधा सा जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें कप्तान रखना चाहे तो वो हाजिर हैं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें तब्दील करना चाहे तो ये पीसीबी का इख्तियार है। लेकिन उन्होंने कारकर्दगी के हवाले से पूरी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को बताया कि एशिया कप में वो टीम को लेके गए, फाइनल तक लेके गए। जो गुज़िश्ता साल ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ उसके फाइनल तक पाकिस्तान टीम को वो लेकर गए। 3 साल की उन्होंने अपनी कारकर्दगी भी बताई और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनकी क़यादत में ही पाकिस्तान टीम वनडे की नंबर 1 टीम बनी है। तो अब जो भी फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा वो उन्हें कबूल होगा। उन्हीं की क़यादत में 5वें नंबर पर आ गई, ये नहीं बताया। लाजमी बात है कि जब नाकस कारकर्दगी होती है तो आपकी दर्जाबंदी भी नीचे जाएगी। तो अब इस नाकस कारकर्दगी के बाद जो दर्जाबंदी नीचे गई है उसको ऊपर लाने के लिए एक लंबा अरसा दरकार होगा। क्यों, मैं आपको बताऊं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फौरी तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के पास वनडे क्रिकेट के मैचेस ही नहीं है, कोई सीरीज ही नहीं है। तो लिहाजा इस वजह से पाकिस्तान की कारकर्दगी इससे भी नीचे जा सकती है। तो लिहाजा ये कहना कबल अज वक्त होगा कि पाकिस्तान फौरी तौर पर नंबर 1 आ जाएगा। कारकर्दगी तो खैर नीचे पता नहीं जाएगी। हम रैंकिंग की बात कर रहे थे, वो नंबर 1 से 5 पे आ गए और अब जाहिर है जब क्रिकेट होगी नहीं वनडे तो फिर और मजीद टीमें जब खेलेंगी तो हम नीचे ही जाते रहेंगे। खैर मन साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। मन साहब मुस्कुराएं जब मैंने कहा कि नंबर 1 से नंबर 5 हो गए। मैं अभी आपसे पूछूंगा चौधरी साहब कि बाबर ने इस सारी नाकिस कारकर्दगी का जिम्मेदार किसको ठहराया, क्योंकि अगर नज़ला कोचेस पर गिर रहा है, मैनेजमेंट पर गिर रहा है, तो बाबर क्या कर रहे थे ये मैं आपसे पूछता हूँ। लेकिन ज़रा मैं वन साहब को पहले शामिल कर लेता हूँ। वन साहब, ये नारे वाला जो सीन है, नारों को देख के तो मुझे लग रहा है कि अगले कप्तान जो है वो बाबर आजम ही है। कप्तान ही रहे, आगे जो आप कहने लगे थे वो ना वो एक हम करके देखे, वो बड़ा भारी पड़ा है। हाँ जी बिल्कुल, रिपोर्ट्स आ रही थी, सुबह से ही आनी शुरू हो गई थी कि बाबर आजम के पास सामने ऑप्शंस रखी जाएंगी और बाबर आजम अपने भी ऑप्शंस लेके आएंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा फ्यूचर ऐसा हो। साथ ही साथ पीसीबी ने भी उनको बताना था। तो अब रिपोर्ट्स के मुताबिक चौधरी साहब हमसे बेहतर जानते हैं क्योंकि वो स्टेडियम में मौजूद हैं इस टाइम। बाबर को कहा गया है कि आप रेड बॉल की कैप्टनसी को कंटिन्यू रखें, यानी कि आप टेस्ट टीम के कप्तान रहें। लेकिन वाइट बॉल पर सुना है बाबर ने कहा है कि नहीं, मैं कप्तानी नहीं कर सकता वाइट बॉल की, यानी कि ओडीआईज की और T20 की। एक सेकंड, इसको ज़रा थोड़ा सा मुझे मेरे जैसे लोगों के लिए समझाएं। यानी जो मुलाकात हुई है, हाँ जी, उसमें बाबर कह रहे हैं कि मैं टेस्ट टीम का कैप्टन रह सकता हूँ, हाँ जी, मुझे रखना है तो वहाँ, लेकिन मैं ओडीआई और T20 की कैप्टनसी नहीं करना चाह रहा। ये अभी अनकन्फर्म, उड़ी हाँ जी, उड़ी जो खबरें हमारे पास, चिड़िया तो खैर अब नहीं है, लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी खबरें आ रही हैं ये हमारे पास। खैर इसके अभी, और आपको पता है रिपोर्ट्स ठीक हो जाती हैं अक्सर। ये चौधरी साहब ये क्या बता रहे हैं मन साहब, ऐसा कुछ आपके कानों तक भी आया कि सिर्फ टेस्ट के कैप्टन रहना चाहते हैं बाबर, T20 और ओडीआई छोड़ना चाहते हैं? देखिए जी, माजिद साहब की अपनी रिपोर्ट होगी, उनको भी ज़राए से मालूम हुआ होगा, लेकिन हमारे ज़राए कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन के दरमियान, जो कप्तान और चेयरमैन के दरमियान मुलाकात हुई है, उसमें बाबर आजम ने खुल के अपनी कारकर्दगी और टीम की कारकर्दगी के हवाले से बताया और उन्होंने कहा कि अगर आपने फैसला करना है तब्दीली का तो वो चेयरमैन का इख्तियार है। वो किसी वक्त भी आप मुझे तब्दील कर सकते हैं, टीम के अरकान को तब्दील कर सकते हैं, ये फैसला तो चेयरमैन पीसीबी ने करना है। लेकिन ये कहना कि मैं टेस्ट की कप्तानी करूंगा या वनडे की नहीं करूंगा, ऐसी कोई बात अभी तक मेरे ज़हन में या अब अंदरूनी ज़राए से ऐसी कोई चीज़ की तस्दीक नहीं हुई। हाँ, लेकिन नहीं, इसमें इस सारी सूरत हाल में इस चीज़ को तो आप माने चौधरी साहब। देखें कल हम जब बात कर रहे थे सारी सूरत हाल पे, तो बाबर ने ये मैसेज दिया कि वो कप्तानी शायद छोड़ देंगे और फिर वो एक हवा बनी साबिक क्रिकेटर्स की, चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की, उन्होंने बोला नहीं बाबर को रखना चाहिए, अभी दूसरा कैप्टन रेडी नहीं है, आज नारे लग गए। तो बेसिकली ये आप माशाल्लाह एक अरसे से इन राहदारियों में घूम रहे हैं, आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं, पता नहीं आप कहना चाहें ना कहना चाहें, हो सियासत रही है, हो एट द एंड ऑफ द डे सियासत ही रही है। ठीक है अवैध, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, सियासत हो रही है तो सियासत को कह सकते हैं आप, लेकिन बाबर आजम का भी पॉइंट ऑफ व्यू मानना पड़ेगा। आप इसी कप्तान ने आपको दुनिया के नंबर 1 टीम बना के दिया, एक टूर्नामेंट में उसकी कारकर्दगी क्या कम हुई तो बाकी प्लेयर भी थे ना, इसके जिम्मेदारान का तयन करना होगा। जो भारी आप पैसे देते हैं कोचिंग स्टाफ उनको भी नहीं छोड़े, उनको भी नहीं छोड़े ना, लेकिन उसके अलावा जो आप जब गलती का आपको एहसास हो मन साहब, तो उस गलती को सुधारने के लिए हर उस लेवल पे जहाँ गलती हुई उसको आपको केटर करना होगा ना, उसको खत्म करना होगा, एलिमिनेट करना होगा या रीडू करना होगा। ये नहीं हो सकता कि कोचेज और साथ में जो वो साइकोलॉजिस्ट था या दूसरे जो मेडिकल के लोग थे वो जिम्मेदार हैं और बाबर जिम्मेदार नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है तो हम फेल हुए ना।
मन साहब अच्छा मुझे कह रहे हैं, सॉरी मुझे लगा आप चौधरी साहब आप जोन आउट हो गए मेरे ख्याल में। नहीं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी सबकी। अच्छा खेले हैं तो क्रेडिट सब लेते हैं, होगा। बुरा खेले हैं तो फिर बाबर को क्या कहते हैं ट्रक के नीचे देना गलत बात होगी। आप बाकी प्लेयर्स को बुला के उनकी कारकर्दगी पूछें, जिनको कप्तानी के लिए जिन प्लेयर्स का नाम आ रहा है उनसे जरा पूछें कि आपने क्या किया है। शाहीन अफरीदी नंबर 1 बॉलर है, जरा उनसे पूछें कि आपकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस कैसी थी। और आपके पास जितने प्लेयर्स हैं, सिर्फ बाबर को इस तरह ट्रीट करना जिस तरह हम उनके साथ कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। उससे तो वो विक्टिम भी बन जाएंगे। विक्टिम बन गए जब हैं आप बाबर को इस तरह से ट्रीट करेंगे तो विक्टिम बन के उभरेंगे। बिल्कुल बन गए हैं और लोगों की हमदर्दियां, लोगों की सिंपैथीज अब बाबर के साथ हैं। तो बाबर इस टाइम मतलब सोशल मीडिया पे जो हवा चल रही है वो इसमें एक बात और भी कहूंगा। कहें चौधरी साहब। सर कहें। इसमें एक बात और भी जी, एक बात ये है कि आपकी पिछले 2-2.5 साल से जो क्रिकेट है वो बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के गिर्द घूम रही है। कोई तीसरा प्लेयर तो आपका सामने नहीं आया। तो अगर ये 2 प्लेयर फेल होते हैं, शुरू से अब मैं कहता हूँ कि अगर इन प्लेयर्स की कारकर्दगी मुतासर होगी तो पूरी टीम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और वही हुआ कि बाबर ने परफॉर्म नहीं किया तो बाकी टीम के जो 11 खिलाड़ी हैं उन्होंने कौन सा परफॉर्म करके और इसमें इसी को जरा सादा अल्फाज में कर लें तो रिजवान करता तो लोड शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी लोड शिफ्ट करना पड़ेगा। सिर्फ अकेले अभी देखें इंडिया की जो इनिंग्स हो रही है उसमें आपने देखा कि किस तरह से हर एक ने अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के जरिए से उसको 397 तक पहुंचाया है। ऐसा नहीं है कि अकेले कोहली की जिम्मेदारी थी, अय्यर की जिम्मेदारी थी। हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपना अपना परफॉर्म करेगा, लोड शिफ्ट होगा तो टीम परफॉर्म करती हुई नजर आएगी ना। अकेले बाबर का भी काम नहीं है, अकेले शाहीन का भी काम नहीं है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, लेकिन ये पीसीबी की, फिर यहां जब हम ये बात करते हैं तो ये पीसीबी की गलती है चौधरी साहब। जब मेरी आप ये बात दुरुस्त कहते हैं तो ये पीसीबी की गलती है, क्योंकि आपका क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। आप मुझे मनसा बताएं ना, कितने लोग हैं जो अंडर 19 से आप लेकर आए, कितने अनकुक प्लेयर आपने पीएसएल से लाके एक्सपोज किया और उसके बाद उन्हें दोबारा आप टीम में मौका नहीं देंगे, क्या करता है? बहुत अच्छा पॉइंट है। शुभमन गिल इंडिया अंडर 19 का प्रोडक्ट है। शुभमन गिल आज आपने देखा कितनी अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली है और कहने वाले उनको इंडिया का नया विराट कोहली कह रहे हैं। मतलब उन्होंने अभी से शुभमन गिल को एक बड़ा प्लेयर इंडिया का फ्यूचर देखने के लिए रेडी करना शुरू कर दिया है। हमने ऐसे लड़के क्यों नहीं तैयार किए? अली ज़रयाब या ज़रयाब अली लड़के का नाम है, अंडर 19 में बेस्ट परफॉर्मर था पाकिस्तान का। अभी वो कहीं फर्स्ट क्लास मैचेस में भी आपको नजर नहीं आएगा। तो हम अपने अंडर 19 वाले प्लेयर्स को बजाय आगे लेके आने के हम उनको सिस्टम में ही नहीं लेके आते, वापस कर देते हैं। और ऑन द अदर हैंड इंडिया आप देखें उन्होंने स्टार प्लेयर अपना रेडी कर दिया है। कल अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा क्रिकेट से रिटायर होते हैं तो वो इंडिया को एक नया कप्तान देके जाएंगे, अपने जैसा एक प्लेयर देके जाएंगे, अपने कैलिबर अपने लेवल का प्लेयर देके जाएंगे। पाकिस्तान में जब कोई प्लेयर रिटायर होता है तो वो नीचे नहीं प्लेयर तैयार करता। चौधरी साहब की बात बिल्कुल ठीक है। सिस्टम ही पूरा खोखला और इस खोखले सिस्टम से फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे और टूर्नामेंट जीतेंगे, कप जीतेंगे। पहले ही जो एक कप जीता हुआ है वही हमारे आजकल गले पड़ा हुआ है। खैर बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो जल्दी से कह दें। जी मैं बिल्कुल कहना चाह रहा था कि जब तक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी का ग्राफ ऊपर जाने की बजाय नीचे जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 2 माह के लिए, 4 माह के लिए, 3 माह के लिए यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटियां लगाई जा रही हैं। यहाँ पर इंतखाबात होकर मुस्तकिल चेयरमैन जब तक नहीं आएगा, वही हो रहा है जो हर जगह हो रहा है। पॉलिसीज का तसलसल चाहते हैं आप, पॉलिसीज का तसलसल चाहते हैं आप। ये एक अच्छा ख्वाब है, एक अच्छी ख्वाहिश है। लेट्स सी, पहले इसको ऊपर से शुरू करना पड़ेगा, फिर ये पीसीबी तक आएगा। जब ऊपर वाला जिसने बेचारे ने पीसीबी का चेयरमैन लगाना होता है उसको नहीं पता होता अगले दिन उसकी नौकरी होगी नहीं होगी, तो पीसीबी के चेयरमैन को क्या पता होगा। खैर बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, उसामा मन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यानी इंडिया ने 9 में से कोई मैच हारा नहीं। इंडिया ने जिस मैच में बॉलिंग की, मतलब एक मरतबा सिराज थे, एक मरतबा शामी थे, दोनों ने 5-5 विकेट्स ले ली और बैटर्स भी चल रहे हैं, बॉलर्स भी चल रहे हैं। होता है इस तरह है कि पिच अपनी मर्जी की होती है, जैसे आज के मैच में हो गया। पहले सेमीफाइनल मैच में पिच तब्दील करने का इल्ज़ाम लग रहा है। भारत ने कीवीज से मैच के लिए पिच ही तब्दील कर दी। बरतानवी जरीदे की जानिब से बताया जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है, भारत ने आईसीसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। रिपोर्ट में बताया गया कि सेमीफाइनल ऐसी पिच पर होना है जो पहले ही 2 बार इस्तेमाल हो चुकी है। भारतीय बोर्ड ने आईसीसी की इजाज़त के बगैर पिच को तब्दील कर दिया है। तो इस तरह से इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में परफॉर्म करता हुआ आपको नज़र आ रहा है और ये है टीम इंडिया की परफॉर्मेंस। मैच फिक्सिंग तो नहीं हो रही, चलें पिच फिक्सिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिन भर की 20 आम खबरें आप तक पहुंच चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस की आज के रोज़ समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल शेख रशीद के वकील और ख़ुद शेख रशीद अहमद अदालत में पेश हुए। शेख रशीद की दरख्वास्त वापस लेने पर अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी। अलबत्ता चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने नजर सानी की दरख्वास्त दायर ही क्यों की थी, 4 साल लटकाए रखा। ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया है तो नजर सानी की दरख्वास्त दायर कर दी जाए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, कमीशन जिसे बुलाए और वो ना आए
तो कमीशन उसे गिरफ्तार भी करवा सकता है। 60 दिन के अंदर कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उसे हम देख लेंगे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। कमीशन को इख्तियार है, वो साबिक़ वज़ीर आज़म समेत किसी को भी बुला सकता है। अदालत ने हुक्मनामा भी जारी कर दिया। अदालत ने मज़ीद समाअत 22 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। 60 दिन का वक्त है उस कमीशन के पास, 3 रुकनी कमीशन के पास, जो इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। फैज़ाबाद धरना केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी सामने आए। सबको मालूम है कि कौन सब कुछ कर रहा था, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं, ये कहा गया चीफ जस्टिस काजी फैज़िसा की जानिब से। पाकिस्तान मजाक तो नहीं, मुल्क को मजाक ना बनाया जाए। पूरे मुल्क को नचवाया, फिर ऊपर से हुक्म आया नजर सानी दरख्वास्त वापस ले लें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जजेस समेत सब लोग काबिल एहतसाब हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा कि ऐसा तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी बाहर से कंट्रोल हो रही है। अदालत में सच कोई नहीं बोलता, किसके कहने पर दरख्वास्त दायर की। नफरतें फैलाकर फिर लोग खुद पीछे हट जाते हैं, ये कहा गया चीफ जस्टिस काजी फैज़िसा की जानिब से। उन्होंने कहा कि सड़कें बंद करने और इमलाक जलाने वालों को हीरो कहा जाता है। और दूसरी जानिब फैज़ाबाद धरना केस चीफ जस्टिस ने शेख रशीद को रोक दिया। अदालत ने शेख रशीद की नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मुल्क को मज़ीद खिदमत करेंगे अगर मौका मिला तो, या घर बैठ कर अल्लाह अल्लाह करने का फ़ैसला कर लिया। चीफ जस्टिस का शेख रशीद से इस्तफसार, जिस पर शेख रशीद ने जवाब दिया कि जवाब देने के लिए रोस्ट्रम पर आगे की तरफ बढ़े, लेकिन चीफ जस्टिस ने रोक दिया और कहा कि हम आपसे नहीं आपके वकील से बात कर रहे हैं। तो शेख रशीद रोस्ट्रम पर आने लगे थे, बात करना चाह रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़िसा की जानिब से उन्हें रोक दिया गया और कहा गया कि हम आपसे नहीं बल्कि आपके वकील से बात कर रहे हैं। जबकि अदालत के बाहर जब अदालत आ रहे थे यानी शेख रशीद अहमद, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोगों को झूठी खबरें बनाने का शौक़ है। मैं कलमे की कसम खाकर कहता हूँ मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, और उन्होंने बताया कि वो पुलिस समेत सबको माफ़ भी कर चुके हैं। अभी खबर आ रही है कि बाबर आजम ने इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया है। तीनों फॉर्मेट से कप्तान बाबर आजम ने इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया। ये खबर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आज जो मुलाकात हुई है ज़का अशरफ और बाबर आजम के दरमियान, और अभी लेटेस्ट खबर आ रही है कि बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी जो है वो छोड़ दी है। ज़राए का ये दावा है कि बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया है। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस सिलसिले में अभी तक कन्फर्मेशन आना बाकी है, या ख़ुद कप्तान बाबर आजम ने इसको कन्फर्म करना है। सो लेट्स वेट फॉर दैट। लेकिन ये खबर आ रही है कि बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया। अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद वो टेस्ट फॉर्मेट के लिए कप्तानी करेंगे और बाकी ODI और T20 में वो कप्तान नहीं रहेंगे। अब से कुछ देर पहले उसामा मंज और चौधरी अशरफ भी ऐसा बता रहे थे, जबकि ख़बर यह है कि कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया, यानी मजमूई तौर पर टेस्ट क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल्स और T20 इंटरनेशनल्स के कप्तान बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया है। बाबर आजम जो कि कप्तान थे तीनों फॉर्मेट्स के, उनकी चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात हुई और उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स की जो कप्तानी है उससे इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने ये इख्तियार दिया था मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन को यानी कि ज़का अशरफ को कि वो तय करें कि बाबर का मुस्तकबिल क्या होगा, एज अ कैप्टन वो उन्हें रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया है। बाबर आजम जो कि क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और बल्कि अब तो थे क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तीनों फॉर्मेट से क्यों इस्तीफ़ा दिया, मामलात क्या हैं, ये जान लेते हैं ज़रा चौधरी अशरफ साहब से। चौधरी साहब, कंफर्म किया जा रहा है इस बात को कि तीनों फॉर्मेट से इस्तीफ़ा दे दिया है कप्तानी से बाबर ने? बिल्कुल उबैद, उन्होंने अभी सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए अपना उन्होंने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा 4 साल पहले भी मुझे टीम की क़यादत सौंपी गई थी, अब मैं तीनों फॉर्मेट की क़यादत से इनकार करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले जब आप प्रोग्राम कर रहे थे, आपके प्रोग्राम में ये बात बताई गई थी कि बाबर आजम ने चेयरमैन PCB से मुलाकात में यही बात कही है कि अगर जो भी टीम की क़यादत रखने या ना रखने का फैसला चेयरमैन PCB ने करना है, अगर जो भी फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा उन्हें कबूल होगा। लिहाजा इस मुलाकात के बाद जब कप्तान बाबर आजम यहाँ से गए, वापस गए, तो उन्होंने जाते ही एक सोशल मीडिया के जरिए तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से अलग होने का ऐलान कर दिया है। इसका ये मतलब है कि अब दौरा ऑस्ट्रेलिया में भी वो टीम के कप्तान नहीं होंगे और ऐन मुमकिन है तो वो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी माजत कर लें कि टीम के साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया पे ना जाए। जी ठीक है। कप्तान बाबर आजम ने यानी कि क्रिकेटर बाबर आजम ने अब तो साबिक कप्तान हो चुके हैं, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के ज़रिए एक पिक्चर फॉर्मेट में अपना नोट शेयर किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि आई रिमेंबर द मोमेंट व्हेन आई रिसीव द कॉल फ्रॉम PCB टू लीड पाकिस्तान इन 2019, यानी कि 2019 में मुझे जब बोला गया था टीम की कप्तानी के लिए, मुझे वो लम्हा याद है। गुज़श्ता 4 सालों में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, ऑन फील्ड ऑफ फील्ड,
तब्दील, लेकिन पैशनेटली जो है वो मैंने पाकिस्तान की खिदमत की और क्रिकेट की खिदमत की, और नंबर 1 हम हुए वाइट बॉल फॉर्मेट में। इसके अलावा हमारी जो मजमूई एफर्ट्स थी, इसमें कोचेस भी शामिल थे, प्लेयर्स भी शामिल थे, मैनेजमेंट भी थी। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्रिकेट फैंस का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आज टुडे आई एम स्टेपिंग डाउन एज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान इन ऑल फॉर्मेट्स। इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन बट आई फील इट इट इज़ अ राइट टाइम फॉर दिस कॉल। सो बाबर आजम जो हैं वो मुसाफिर हो गए। मन साहब हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। मन साहब, आप कह रहे थे सिर्फ टेस्ट के कैप्टन रहेंगे, उन्होंने बोला टेस्ट के लिए भी नहीं हूं मैं। वो असल में ऐसा है जो मुझे अब समझ आ रही है कि बाबर आजम को उन्होंने कहा है कि आप टेस्ट के कैप्टन रहेंगे, लेकिन हम वाइट बॉल का कैप्टन चेंज कर रहे हैं, मतलब कि आपको T20 और ODI का कप्तान। मन साहब, आपके माइक के साथ आई बिलीव कुछ ट्रबल आ रही है, हम उसको ज़रा फिक्स कर लेते हैं। इस बीच जो है वो ज़रा मैं इसको कैरी कर लेता हूँ। ये आप जो उनके एक्स अकाउंट पे बाबर ने अपनी पोस्ट शेयर की है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं तमाम कोचेस का, प्लेयर्स का, फैमिली का, फैंस का शुक्रिया अदा करता हूं, और उन्होंने कहा है कि मैं आज तीनों फॉर्मेट से जो है वो दस्तबरदार हो रहा हूँ एज अ कैप्टन। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने मैं ज्वाइन किया है। इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर बहुत तनकीद थी और सबको इंतज़ार था कि जिम्मेदारी कौन लेगा, तो बाबर ने इस सिलसिले में जिम्मेदारी कबूल करते हुए सरेंडर कर दिया है। हाउ डू यू सी इट, कैसे देख रहे हैं इसको आप? बाबर आजम के खिलाफ मसरूफ अमल थी कि उसको कप्तानी से हटाया जाए, क्योंकि ये जो सैरोगेट स्कैंडल सामने आया है उसके बाद भी हलचल मच चुकी थी पाकिस्तान क्रिकेट के हाथों में, और बाबर आजम को हटाने का फैसला हटाया तो नहीं, उन्होंने खुद रिजाइन किया है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से भी उन पर दबाव था कि आप अगर इस ओहदे को छोड़ेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है ज़का अशरफ साहब, जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। जो लेटर इशू किया था IPC मिनिस्ट्री ने, मैं उसका एक सेकंड पैरा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द मैनेजमेंट कमेटी शैल परफॉर्म डे टू डे अफेयर्स ऑफ PCB ओनली एंड शैल नॉट मेक एनी पॉलिसी डिसीजन और हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स। कोई अपॉइंटमेंट नहीं करेगी, कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रिजाइन करेगा जब भी इनको मौका मिलेगा डे टू डे अफेयर में आ जाएगा, और अगर कोई रिजाइन नहीं करेगा, जिस तरह अभी उनकी मीटिंग हुई आज ग्रांट ब्रैडबर्न और मिकी आर्थर से, तो मिकी आर्थर के साथ बड़ी तल्ख कलामी हुई, यूसुफ अंजुम ज्यादा बेहतर तौर पे बता सकते हैं, और ज़का अशरफ साहब मीटिंग छोड़कर चले गए। तो क्या तमाशा बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का, इस तमाशे से निकलना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट में स्टेबिलिटी लाने के लिए उबैद, मैं समझता हूँ एक मुस्तकिल चेयरमैन का तकर्रुर होना चाहिए। अगले महीने पूरा 1 साल हो जाएगा रमीज राजा को हटाए हुए। 22 दिसंबर 2022 के बाद से आप एडॉकिज्म पर चल रहे हैं, और जो आता है, पहले नजम सेठी आया, ज़का अशरफ साहब आए, सब अपनी मर्जी के डिसीजन कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान क्रिकेट एक गहरी खाई में चली गई जहां से निकलना मुश्किल होगा। अब बाबर आजम की जगह जिसको भी कप्तान बनाएंगे, आप मुझे बताएं 1995 के बाद से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज नहीं जीती, तो अब अंदाजा लगाए कितना, कोई टेस्ट मैच नहीं जीता, कितना प्रेशर होगा कप्तान पर एक नई टीम के साथ जाना। मेरे ख्याल में क्रिकेट की समझबूझ रखने वाले लोगों को हेल्म ऑफ अफेयर्स पर लगाया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट के तनाज़ात, दर तनाज़ात शुरू हो गए, इंज़मामुल हक रिजाइन कर गए, मोहम्मद हफीज पहले जो है उन्होंने क्रिकेट कमेटी को छोड़ दिया, मीटिंग्स हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर लोग हैं वो इसमें कॉम्पिटेंट नहीं है, इसीलिए लोगों से मशवरे ले रहे हैं। वरना तो आप एक डिसीजन लें, आप अथॉरिटी है, डिसीजन क्यों नहीं? मिनिस्ट्री इसका बगौर जायजा ले रही है, क्योंकि उन्होंने जो लेटर इशू किया उस लेटर में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे, सिर्फ आपने इलेक्शन कराने फरवरी तक। तो अब देखें ये ऊँट किस करवट बैठते हैं। लेकिन इकबाल साहब, इसमें मिर्जा साहब, इसमें जरा बताइए कि बाबर पे चले प्रेशर डाला और बाबर ने रिजाइन कर दिया, लेकिन हम अगर इसका हाथा कर लें, 4 साल का बाबर ने जिक्र किया, अप्स एंड डाउन्स उन्होंने मेंशन किए बाबर को फेल करने में, यानी अभी रिसेंटली जो तनाज़ात थे विद इन द टीम, IU से लड़ रहा है, R देख रहा है, S जो है वो सारा कुछ देख रहा है, ये चीज़ें इस तरह की मेंशन होती रही, ये एक बड़ा फैक्टर था जिसने वो उस यूनिटी को खत्म किया। तो फिर कैप्टन को ये फील हुआ कि अब मजीद जगह नहीं है, या और कौन सा ऐसा फैक्टर जो आप समझते हैं कि जो फेलियर का बाइस बना, जो स्टेप डाउन करना पड़ा बाबर को? देखें, जब बाबर आजम वहां पर थे, पाकिस्तानी टीम हार गई, तो PCB के चेयरमैन ज़का अशरफ ने यह कहा कि ये तो टीम बाबर आजम और इंज़मामुल हक की मुंतखब करदा टीम है, और उन्होंने कहा कि जनाब अली, इसका मतलब ये हुआ उन्होंने अवैध टीम को डिसओन किया। वहीं से मामला शुरू हुए कि खिलाड़ियों के ध्यान में आया पाकिस्तान में कप्तानी की दौड़ में हर कोई लग जाता है, आपको पता है 90s में क्या हुआ, कितनी बगावतें हुई, तो वहीं से खिलाड़ियों के ध्यान में आया कि बाबर आजम अब एक कमजोर विकेट पर है, इसे PCB के चेयरमैन का सपोर्ट हासिल नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा है। और ये वहीं से नविश्ते दीवार बाबर आजम ने पढ़ लिया था कि अगर टीम की परफॉर्मेंस खराब हुई तो वतन वापस जाकर उन्हें कोई एक कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। मैं तो समझ रहा था कि बाबर आजम डट जाएंगे, लेकिन लगता यही कि कोई दबाव था जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया। अब आप मुझे बताएं
उबैद के एक खिलाड़ी जो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है, बाबर आजम की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस बुरी तो नहीं है उसकी, कि 2 एशिया कप के फाइनल में पहुंचा, वर्ल्ड T20 के फाइनल में पहुंचा, वर्ल्ड कप T20 के सेमीफाइनल में पहुंचा, पाकिस्तान को नंबर 1 टीम बनाया वनडे की चाहे किसी भी टीम को हराकर। तो आप उसकी बेसिस पर आप उसकी परफॉर्मेंस, पास परफॉर्मेंस को नजरअंदाज कर आप सिर्फ बाबर आजम को इस बेसिस पर हटा रहे हैं कि वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी रही। इंग्लैंड की मिसाल उबैद हमारे सामने, जॉस बटलर उनके कप्तान थे, इंग्लैंड की टीम की कितनी मायूस कुन कारकर्दगी रही, लेकिन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने तो खिलाड़ियों को नहीं बुलाया, कप्तान को नहीं बुलाया, और उन्होंने बल्कि ऐलान कर दिया वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए कि जॉस बटलर ही टीम के कप्तान होंगे। ये सब पाकिस्तान में होता है, सियासत पाकिस्तान क्रिकेट में सरायत कर गई है, और मैं समझ रहा हूँ इस सियासत की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मिर्जा साहब ये भी ऐड कर दीजिएगा, जैसे आपने बताया कि किस तरह से क्रिकेट बोर्ड ने उसे अंडर द बस थ्रो किया बाबर को। इसमें एक मसला और भी था, वो जो एक चैट लीक थी या वो जो एक व्हाट्सएप आ गया। आप समझते हैं कि अब बाबर जब इतने डिसहार्ट हो चुके हैं, कैप्टनसी छोड़ दी, और शायद वो जैसे अभी चौधरी अशरफ साहब कह रहे थे अगले टूर के लिए भी अवेलेबल ना हो, रेस्ट करना चाहें, तो वो आप समझते हैं कि इस फ्रंट पे वो कोई लीगल जंग शुरू करना चाहेंगे या यहाँ पर कुछ करेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि ये भी अब डिस्कशन में आ रहा है? इस वक्त तो वो उबैद लीगल कोई ऐसी जंग नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि ज़का अशरफ साहब टेम्परेरी बेसिस पर आए, फरवरी में इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। ये क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, ये खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते चेयरमैन का, अनटिल एंड अनलेस जो अगला वजीर आजम आता है इंतखाबात के बाद वो इन्हें नॉमिनेट करे गवर्निंग बोर्ड में। और बाबर आजम ऐसा खिलाड़ी है, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हेड ऑन हेड नहीं जाएगा है, और फिर वो टकराव भी मोल नहीं लेगा, लेकिन उसने खामोशी से जो है छोड़ दिया। मैं तो हैरान होता हूँ कि क्या वजूहात थी। अभी थोड़ी देर पहले तक मेरे पास इत्तला थी कि बाबर आजम विल कंटिन्यू, और इन्होंने जो है पहले से फैसला कर लिया था। पीसीबी के चेयरमैन ने वो चैट जो है वो लीक की है। पीसीबी के चेयरमैन ने कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को, जब राशिद लतीफ के बयान के बाद एक तनाजा खड़ा हो गया कि बाबर आजम की कॉल या उनके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे, तो पीसीबी के चेयरमैन ने सलमान नसीर को कहा, सलमान नसीर ने बाबर को मैसेज किया और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड आया, 1 ही मिनट के बाद जवाब आ गया और उसको उन्होंने लीक कर दिया। ये एथिक्स के खिलाफ है। दुनिया में कहीं किसी क्रिकेट बोर्ड में इस तरह से नहीं होता कि चीजों को लीक कर दिया जाए। मैं हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट किस स्टंप में जा रही है। हमारी टीम अच्छी टीम है, लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, दीवाने, लेकिन इन इंटरनल गिमिक्स में, सियासत में हमारी टीम का बेड़ा गर्क हो जाए। इसमें एक चीज और भी है मिर्जा साहब, ये यकीनी तौर पर ये जितनी भी आपकी प्लेइंग 11 थी या बेंच पर जो लड़के थे, ये कमोबेश एक ही साथ इंडक्ट हुए और इन्होंने स्टारडम एक साथ देखा, एक साथ ग्रो किया, एंजॉय किया, और ये फिर वो ट्वीट्स भी करते थे, ये हैशटैग भी करते थे, सोचना भी मना है, सोचना भी मत। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे, माजी की जिस तरह आप मिसालें देते हैं, इनको भी अंदाजा है, इन्हें नहीं पता कि अगला कैप्टन भी इसी सारे चक्कर से घूमेगा, इसी विशेष साइकिल का हिस्सा रहेगा। फिर वो सियासतें, को कुरान पर हल्फ उठाकर मामलात को ख़राब करता है, को किसी तरह से लॉबी करता है। तो हमारे प्लेयर्स ने भी ग्रो नहीं किया, सीधी सी बात है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। 1992 में जब इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, तो टीम के कुछ खिलाड़ियों ने कहा कि जनाब ये तो अपने हॉस्पिटल के लिए इसको कैंपेन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। बगावत होने वाली थी। इमरान खान ने नविश्ते दीवार पढ़ते हुए जो 1992 में इंग्लैंड का दौरा था, कप्तानी छोड़ दी। फिर आप देखें 1993 में बगावत हुई सलीम मलिक के खिलाफ। फिर आप देखें कि किस तरीके से बगावतें होती हुई वसीम अकरम के खिलाफ बगावत हुई। और फिर यूनुस खान जो T20 वर्ल्ड कप जीत कर आया था 2009 में, उसके खिलाफ जिस तरह से आप कह रहे हैं एक आयात की किताब पे हाथ रख के सबने ऐड किया कि हम इसकी कप्तानी में नहीं खेलेंगे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। बोर्ड स्ट्रांग होगा तो फिर खिलाड़ियों की मजाल नहीं है कि वो किसी के खिलाफ कोई बात जो है वो कर सकें, लेकिन मजबूरी है। ये हमारे यहाँ क्रिकेट में सियासत है। मैं इस बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, गुज़िश्ता कई अदवार से आप देखें तो क्रिकेट बोर्ड में सियासत ही सियासत रही है, और क्रिकेट बोर्ड इतना कमजोर साबित, खिलाड़ी कमजोर रहे, क्रिकेट बोर्ड कमजोर रहे और खिलाड़ी ताकतवर रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को ये दिन देखना पड़ता है। और ये इस्तीफा, ये बैकफुट पे जाना बाबर का, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामला जो भी इन्होंने खिलाड़ियों ने पुश किए थे, उसको भी पीछे ले जाएगा। खिलाड़ी एक कदम मजीद पीछे हो जाएगा इससे, आप नहीं समझते? बिल्कुल। इस पे अभी देखें ना, इंतजामुल अब चलेगा चीफ सेलेक्टर। अब चीफ सेलेक्टर किसे बनाएंगे? क्रिकेट बोर्ड में मुस्तकिल मिजाजी की कमी है। एक दिन ये इशू करते हैं प्रेस रिलीज के तौसीफ अहमद इंटरम पीरियड के लिए चीफ सेलेक्टर होंगे, ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम सेलेक्ट करेंगे, वजाहतुल्लाह वास्ती जूनियर टीम के चीफ सेलेक्टर होंगे, कुछ दिनों के बाद वापस ले लेते हैं जी सेक्टर दी सिलेक्शन कमेटी। तो आप मुझे अपने इकदामात में बताएं ना, मुस्तकिल मिजाजी की कमी नजर आती है। इसका मतलब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस स्टंप में जा रहा है
उस सबसे पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ आने के बजाय तनजुली की तरफ जाएगी। ये अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ को सोचना चाहिए जो वजीर आजम पाकिस्तान है। बेशक वो निगरान वजीर आजम है कि क्रिकेट से लोग मोहब्बत करते हैं, एक ही खेल तो बचा है उबैद इस मुल्क में कि जो आप बेहतरी की तरफ जा रहा है, वरना हॉकी का हाल देख लें, स्क्वाश का हाल देख लें, फुटबॉल का हाल देख लें। अगर इस खेल में भी सियासत आ गई तो फिर अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट का। चलें, दुआ ही कर सकते हैं, दुआ के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। चौधरी अशरफ साहब भी हमारे साथ हैं और उसामा मन भी हमारे साथ हैं। मिर्ज़ा साहब, आई रिक्वेस्ट कि अगर आप हमें अपना टाइम दे सकें तो वील बी रियली थैंकफुल। चौधरी साहब, अब क्या खबरें हैं? ये जिस तरह से मिर्ज़ा साहब बता रहे हैं कि कुछ तल्ख कलामी हुई, कमरा छोड़ के चले गए ज़कार अशरफ साहब, मामलात हैं क्या? और फिर डेफिनेटली जब इतना प्रेशर डाला तो बोर्ड ने डिसाइड किया होगा कि हमारा अगला प्यादा कौन है, क्या किसका नाम सामने आ रहा है? अच्छा, चौधरी साहब कोई होल्ड पे चलेंगे गालिबन, क्योंकि डेफिनेटली खबरें इसमें मामला चल रही होंगी। मन साहब प्लीज आप इस सवाल का जवाब दे दें। रिजवान और शाहीन का T20 कैप्टनसी के लिए नाम आ रहा है और टेस्ट कैप्टनसी के लिए नाम आ रहा है शान मसूद का। ये रिपोर्ट, हाँ जी, ये नाम काफ़ी दिनों से चल रहे थे। हमने आज भी PNN डिजिटल के लिए एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि ये दो नाम आ रहे हैं, शान मसूद फॉर टेस्ट कैप्टनसी एंड शाहीन आफरीदी फॉर T20 कैप्टनसी। बाबर की रेजिग्नेशन से लग रहा है बाबर तैयारी के साथ आए हुए थे, रेजिग्नेशन जेब में रखा हुआ था, उन्होंने लिखा हुआ था पहले से, उनको था कि शायद मामला चेक कर लूँ, देख लूँ PCB से क्या बात होगी, क्या मामला होंगे। आई थिंक जो मुझे लग रहा है बाबर को इन्होंने कहा है आप टेस्ट कैप्टनसी रखें, जारी रखें, कंटिन्यू रखें, लेकिन हम वनडे वाइट बॉल और T20 का कप्तान चेंज करेंगे, जिस पर बाबर ने कहा कि नहीं, अगर मैं कप्तानी नहीं करूंगा तो किसी फॉर्मेट की नहीं करूंगा, मैं एज अ प्लेयर खेलूंगा। मेरे हिसाब से ठीक फैसला है, बाबर ने खुद रिजाइन किया है, बेहतर है इससे पहले। इसमें एक मसला और है मनसा, मैं जरा इस पे आपकी इजाजत से मिर्ज़ा साहब को दोबारा एंगेज कर लेता हूँ। मिर्ज़ा साहब, ये जो खिलाड़ी हैं, शान है, रिजवान है, शाहीन है, कोई भी होगा, तो इस सारी सूरत हाल में बाबर आप समझते हैं कि वो सस्टेन कर पाएंगे एज अ बैटर? मतलब तीनों जगह पे कैप्टनसी अपनी छोड़ के, ये हमारा कोई इतना तगड़ा सिस्टम तो है नहीं BCCI जैसा कि कोहली जो है वो टीम में खेल रहा हो और सचिन तेंदुलकर जैसे बैटर्स हों, वो कैप्टन ना हो लेकिन वो बैटर्स हों, ये भी तो एक मसला चलता रहता है। मन साहब, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल हमारे यहाँ फिर जो जिसने कैप्टनसी छोड़ दी वो टीम में कहाँ है? हाँ जी, ये बड़ा मसला है, लेकिन बाबर के कैलिबर का प्लेयर आई डोंट थिंक टीम से बाहर होगा। बाबर को बाहर करके खिलाएंगे किसको फिर? खिलाएंगे और ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है, बड़ा मुश्किल टूर है। मुझे और चौधरी साहब को यही लग रहा था कि ये बाबर के खिलाफ जो लॉबी है ये चाहेगी कि बाबर यहाँ जाए, नाकाम हो, फिर हम पूरी तरह बाबर के खिलाफ कैंपेन चलाएं। खैर, बाबर ने अच्छा किया, खुद मैच्योरिटी शो की है, परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, उनसे जवाब मांगा गया, उन्होंने कहा मेरे से नहीं परफॉर्म हुआ इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो इसमें कोई बुराई नहीं है रिज़ाइन करने में, लेकिन जिस तरह PCB ने बाबर के साथ किया है, बाबर के साथ डील कर रहे हैं, तब से वो तरीका इनका ठीक नहीं था। और बाबर का जिस तरह की आज मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, आपने भी अभी पढ़ के सुनाई है, लग ये रहा था कि बाबर तैयारी के साथ आए थे। हाँ, ये बिल्कुल सब तैयार था, जैसे वो निकले उन्होंने एज सून एज पॉसिबल उसको अनाउंस कर दिया। खैर, चौधरी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो चौधरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल आवाज़। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि देखें, बाबर आजम से मुलाकात हो गई, बाबर आजम से जवाब तलबी हो गई, बाबर ने रिज़ाइन भी कर दिया। हम जितना मर्जी बाबर पे तनकीद करें, लेकिन ठीक है, बाबर ने एज ए इंडिविजुअल बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं और कुछ जगहों पे वो फेल भी हुए, उस पर हम उन पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन किसी भी कैप्टन के साथ ये होना नहीं चाहिए कि उसकी टीम उसे फेल कर दे। टीम के बाकी जो लड़के थे जो खेलते रहे, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उनसे कब जवाब तलबी हो रही है, उनकी कब मुलाकातें? जी बिल्कुल उबैद, बहुत जबरदस्त आपने बात की। एक ऐसा कप्तान जो 3 साल तक ICC नंबर 1 रैंकिंग पर रहा, सिर्फ एक टूर्नामेंट की कारकर्दगी के बाद उससे साथ इस कदर ज्यादा वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे ऐसे सख्त सवालात किए जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने तीनों फॉर्मेट से अलर्जी का ऐलान किया। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि बाबर आजम स्टेप डाउन करके हैं, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इख्तियार है कि वो नया कप्तान बनाए जिसको वो लाना चाह रहे हैं। एक ऐसे ये बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसकी अपनी मुद्दत 3 से 4 माह की है और वो ऐसे खिलाड़ियों को जो 3 साल तक जो नंबर 1 की रैंकिंग पर रहा, ऐसे प्लेयर्स के खिलाफ ऐसे बातें की जा रही हैं कि जैसे उसने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या कुछ कर दिया। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे ऐसे क्रिकेटर्स की हमारे लिए क्या खिदमत है, उसने पाकिस्तान के लिए क्या क्या खिदमत अंजाम दे रखी है। यकीनी तौर पे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, मुझे ये समझना है कि बाबर अकेला फेल नहीं हुआ। यानी ठीक है, बाबर की कैप्टनसी पे आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन बाबर ने बॉल भी खुद नहीं करनी थी, कीपिंग भी जाके खुद नहीं करनी थी और 11 मरतबा बारी भी खुद नहीं लेनी थी, बाकी लड़कों ने उसके साथ मिल के खेलना था। इसीलिए हम कहते हैं 1 यूनिट प्लेइंग 11।
उस प्लेइंग 11 के जो बाकी किरदार हैं, जिनकी बॉडी लैंग्वेज साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में आखिरी ओवर्स में आके चेंज हुई, इससे पहले वो आंखें दिखा रहे थे, जुमले कस रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी एग्रेसिव थी टुवर्ड्स द कैप्टन। वो क्या समझते हैं कि अगर एक कप्तान जाएगा दूसरा आएगा, उनकी मर्जी का होगा, तो वो बड़े अच्छे रहेंगे या उनकी जगह पक्की हो जाएगी, उन्हें ताहयात मेंबरशिप मिल जाएगी प्लेइंग 11 की? ऐसा तो नहीं हो सकता ना जी वैद, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान से स्टेप डाउन हो गए हैं, तो जो पाकिस्तान के गैर मुल्की कोचेज हैं जिनके साथ चेयरमैन पीसीबी का इस मीटिंग में बहुत ही रवैया था, उस हवाले से भी लगता यही है कि चेयरमैन जो मैनेजमेंट जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट है उसको भी मेरा ख्याल है ओहदों से बरतरफ कर दिया गया है या करने का फैसला कर लिया गया है, जो अगले 1 से 2 रोज में, क्योंकि उन कोचिंग स्टाफ को ये कह दिया गया है कि हम आपसे मुस्तकबिल में क्या जिम्मेदारियां लेंगे, इस हवाले से उन्होंने उसको आगाह कर दिया। अब ये कोचिंग ने फैसला करना है कि अगले 24 से 36 घंटों में ये फैसला भी सामने आ जाएगा कि क्या ये कोचिंग हमारे साथ बरकरार रहते हैं या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब उनसे बात की तो उस पर जो टीम डायरेक्टर निकी आर्थर है उन्होंने भी इस बात का वहां पर जवाब दिया चेयरमैन पीसीबी को कि यही वो खिलाड़ी थे जो गुज़िश्ता 3 साल से परफॉर्म करते आ रहे हैं, अगर एक ये टूर्नामेंट में नाकाम हुए तो इसकी तमाम की तमाम जिम्मेदारी ऐसा भी नहीं हो सकता। खैर देखें, जितनी भी जज्बाती वाबस्तगी हो, इंडिया वाले चाहेंगे इंडिया वर्ल्ड कप जीते, न्यूजीलैंड वाले चाहेंगे न्यूजीलैंड जीते, हमारी ख्वाहिश होती है हम जीतें, तो एक वर्ल्ड कप के कोई 10 जो कोई दावेदार तो नहीं हो सकते ना, बन साहब किसी एक ने जीतना, और बाकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है भी यही कि हम अपनी हार को जो है वो तस्लीम करें, हाँ उसको फिर बाद में देखें परखें कि गलती क्या हो, ये चलें इस हद तक ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बाबर ने एक ऑनरेबल डिसीजन लिया है कप्तानी छोड़ने का, अच्छा किया इन्होंने किया, जिस तरह का इन पे प्रेशर आ रहा था, इन्होंने आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन था कप्तानी छोड़ने का आगे। और ऑस्ट्रेलिया देखें नया कप्तान बनाना है टेस्ट का, ऑस्ट्रेलिया ये खेलने जा रहे हैं, तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का टूर आगे ही करियर खराब कर देता है, लोगों के करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के टूर में। तो अब जो नया कप्तान होगा उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। अच्छा था बाबर कंटिन्यू कर लेते, मगर मेरी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है और जो अपनी थोड़ी सी क्रिकेटिंग सेंस है, मुझे उसमें लग रहा है कि बाबर का अपना डिसीजन था ये रिज़ाइन करना, पीसीबी चाहता था।